हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को, जय हिंद। और आज के आपके संस्कृत की कक्षा में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज आप लोग का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए संस्कृत का पहला क्लास है ना। और जैसे जिसमें आपका संस्कृत शिक्षण भी जो है कि शामिल किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एजुकेशन के फॉर्म में पढ़ना है इसको, है ना। शिक्षण के रूप में पढ़ना है संस्कृत को। तो संस्कृत के मौलिक ज्ञान के साथ साथ आपको संस्कृत के शिक्षण को भी समझना और जानना है। मैं आज कंटेंट को बताऊंगी, विषय वस्तु क्या क्या है आपका, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, इन सारी चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला अध्याय मैं शुरू करने जा रही हूँ आप लोगों के सामने। और उम्मीद करूंगी कि आपके लिए कक्षा अच्छी जाए, अच्छी रहे और समझ भी बन जाए, है ना। अंत तक जुड़े रहिएगा क्लास में, ताकि जो है कि क्वेश्चंस भी जो है कि लेके आए हैं, बताएंगे कि कैसे प्रश्न इनसे पहले अध्याय से फर्स्ट चैप्टर, आपको पता है कि चैप्टर वाइज में चलती हूँ, तो चैप्टर के बाद जो है कि क्वेश्चन आंसर कराते हैं हम, है ना। कि क्वेश्चन आंसर से आपको पता चल पाए कि इस चैप्टर से क्या क्या ज्यादातर जो है कि पूछा गया है और क्या चलिए शुरू करने जा रहे हैं। बाकी नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा, जो जो मैं बताती चलूंगी, ठीक है। इसके इंट्रो की बात करें हम, और इसके विषय वस्तु की बात करें, तो यूट्यूब पे भी क्लास चला गया है और इंट्रोडक्शन भी चला गया संस्कृत का, है ना। हम लोगों ने देखा होगा कि क्या संस्कृत में हम लोग पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, है ना। बाकी बात करेंगे पहले अध्याय में, हम लोग आज इसको देखने वाले हैं। आज लगभग सारे टॉपिक्स को हम कवर करा देंगे, आज सारे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ लेने हैं। तो संस्कृत शिक्षण के भाग में क्या क्या आना है उसको देखेंगे, ठीक है। संस्कृत शिक्षण में तो संस्कृत वर्ण को सबसे पहले पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत के वर्णों को सबसे पहले पढ़ेंगे। संस्कृत वर्ण वाले मैंने आपको संस्कृत के विषय में बताया भी था कि थोड़ा बहुत हिंदी व्याकरण से डिफरेंट होता है ना, थोड़ा सा जो है कि भिन्न होता है, अलग होता है। जिससे मैंने आपको बताया था कि जैसे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, लेकिन इसमें जो है कि 2 वर्ण और जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है ना, स्वरों में। तो इसी चीज को बोला गया है इसमें, ठीक है। तो संस्कृत में वर्ण भेद कितने हैं, साथ ही थोड़े आज देखिए, आज इकट्ठे मैं इस चीज को बताऊंगी नहीं, आज कुछ पॉइंट्स लेके आई हूँ जिसको आपको रट लेना है। जितना आज मैं लिखवा दूंगी, आज इसको होमवर्क समझ करके आप एकदम रट जाइएगा, याद कर जाइएगा, ठीक है ना। अभी तो आप क्लास में होते तो मैं बिल्कुल ही रटवा दी होती, सामने अगर क्लास में होते तो, ठीक है। आसपास की जो वस्तुएं हैं, पशु पक्षियों के जो नाम है, वो संस्कृत में हम लोग को समझने हैं। देखिए, सारे नहीं इकट्ठे लेके आई हूँ, क्लास के अंत में 4-4, 5-5 कर करके ऐसे डेली में एक एक दिन के गैप में संस्कृत की क्लास में मैं ऐड कराती जाऊंगी, और आप लोग उसको याद करते, आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप उसको याद करते जाइए। देखिए, इसमें हमारा बस नहीं है और ना ही इसका कोई कॉन्सेप्ट है, याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जो चीज याद करना है वो करना है, स्टैटिक चीजों को याद करना ही पड़ता है ना। तो जिनको संस्कृत में जो चीज बोला गया वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी आपके अभ्यास के अनुसार भी जो है कि चीजें निर्मित होती हैं, आपके अभ्यास के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अध्याय 1 आप लोग का ये है, जो कि आज ही मैं इसको पढ़ाने वाली हूँ। अध्याय 2 में संज्ञा, लिंग और वचन की जानकारी हम लोग समझेंगे। अध्याय 3 में संज्ञा सर्वनाम संबंधी वचनों का ज्ञान समझेंगे, और जिसमें सर्वनाम का ज्ञान, विभक्ति का ज्ञान, यही थोड़ा सा आप लोग के लिए हो सकता है कि चैलेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा याद करना पड़ता है इसको, है ना, इसको याद करना पड़ता है। धातु रूप के अंतर्गत लकार का प्रयोग, लकार यानी कि आपका यहाँ पे जो लकार है, काल है, उसको समझना है हम लोग को, है ना। 5 प्रकार के काल, हम लोग हिंदी में 3 प्रकार के काल को पढ़ते हैं, और संस्कृत में हम लोग 5 प्रकार के काल को पढ़ते हैं, ठीक है। तो संस्कृत में धातु रूप का ज्ञान, लकार, कुछ धातु रूपों का वर्णन यहाँ पे दिया है, संज्ञा सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम मध्यम, और यहीं से जो है कि आप वाक्य बनाना सीखते हैं। इसी अध्याय के बाद जो है आप वाक्य बनाना सीख लेंगे, ठीक है। बाकी अध्याय 5 में संस्कृत वंदना, नीति परक वाक्यों का ज्ञान है, ये थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और सेल्फ स्टडी का सिस्टम है यहाँ पे, आप सेल्फ स्टडी भी आप करेंगे तभी जो है कि कवर होगी चीजें यहाँ पे। बाकी संख्याओं का ज्ञान है, जितने संख्याएं आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है उसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। और संस्कृत के शिक्षण विधाएं क्या, लास्ट में आपका पेडागोजी का पोर्शन आता है,
ठीक है। पेडागोजी का पोर्शन लास्ट में एक चैप्टर में दिया हुआ है, अध्याय 7, यानी कि 7 अध्याय आपको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। इससे पहले मैं आपको संस्कृत का परिचय बता दूं तो मैंने आपको बताया है कि संस्कृत भी जो है काफी, ये देखिए एक दो संस्कृत का नाम आता है, एक वैदिक संस्कृत का नाम आता है, एक लौकिक संस्कृत का नाम आता है। जो वैदिक संस्कृत है, जो हमारे वेद पुराण लिखे गए, जो वेद लिखे गए, वो उनके जो संस्कृत थे, उन संस्कृत को बोला गया कि ये वैदिक संस्कृत है। क्या बोला गया उनको? वैदिक संस्कृत। जो बाद में थोड़े बाद में प्रचलन में आए, बाद में काफी प्रचलित हुआ, 9वीं शताब्दी बाद और ज्यादा प्रचलित हुआ, तो वो लौकिक संस्कृत के विषय में बोला गया कि भाई लौकिक संस्कृत है। बाकी आपको पता ही है कि इसे आर्यों की भाषा बोला जाता है, देव भाषा भी बोला गया है ना। इनकी भी लिपि जो है देवनागरी लिपि है, ठीक। तो ये रही सारी चीजें। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है, आपको सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आपको पता है कि हमारे देश में जो है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है ऋग्वेद को माना गया है, उसमें इसका वर्णन किया गया। तो सबसे पहले अगर कहा जाए कि संस्कृत देखने को कहाँ मिलता है, तो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा इंट्रो था, आप लोग को समझ लेना, नोट्स में बना लीजिएगा इसको, ठीक है। तो संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप विश्व की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है। संस्कृत को आर्य भाषा या फिर देव भाषा भी कहा जाता है। ये सारी चीजें, जिसकी हिंदी उत्तराधिकारिणी है, यानी कि संस्कृत के बाद ही जो है संस्कृत, पाली, प्राकृत, इसके बाद जो है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से जो है कि आपकी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। इन सारी चीजों पे मैं पहले भी हिंदी क्लास में भी चर्चा कर चुकी हूँ। लेकिन भाई पूर्वज तो संस्कृत है ना हमारे, हिंदी के लिए पूर्वज हमारे संस्कृत हुए, दादा परदादा परदादा के भी दादा, है ना। तो उस प्रकार से अगर कहा जाए, हालांकि हिंदी जो है अपभ्रंश से आई है, लेकिन अपभ्रंश किससे आई है? उसी से, संस्कृत के स्रोत से आई है ना। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि संस्कृत को आर्य भाषा या फिर देव भाषा भी कहते हैं, जिसकी हिंदी उत्तराधिकारिणी है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको लिखने हैं, ये कुछ बिंदुएं हैं आपको पूरे करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। जैसे वर्ण भाषा की पहली इकाई होती है, ये तो हम आपको हिंदी में भी समझा चुके हैं। ये चीज आपको हिंदी में मैंने बताया था, है ना, कि वर्ण जो होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे पहली इकाई होती है भाषा की, है ना। और अगर कहा जाए कि सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो वो शब्द होते हैं। अब यहीं पे कहा जाए कि संस्कृत भाषा में वर्णों का विभाजन जो हिंदी की तरह ही, जैसे हिंदी में आपका वर्णों का विभाजन जो है कि 2 भागों में किया गया था कि नहीं, उसी प्रकार इसमें भी है। लेकिन बस एक डिफरेंस है, मैंने आपको बताया क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस है, देखिए ये भिन्नता है थोड़ी सी हिंदी से। हिंदी में आपसे अगर कोई स्वर की संख्या पूछे, आप कितना बताएंगे? 11 बताएंगे। कितने बताएंगे? 11 बताएंगे। लेकिन अगर संस्कृत में पूछे तो आप क्या बताएंगे? 13 बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हिंदी में जब मैं पढ़ा रही थी तो आप लोग को बताई थी कि पहले स्वरों की संख्या जो है कि 14 ली जाती थी, 14 ली जाती थी, जिसमें कि बड़ी लरी भी होता था, छोटी लरी भी होता था, बड़ी री भी और छोटी री भी होता था। उसी प्रकार जो है कि री भी बड़ी री लिया गया। बड़ी री कहने का सेंस है कि थोड़ा सा री का जो है हर्षव हिस्सा जो है कह सकते हैं आप, और री को शामिल किया गया। इसमें एक री आपका ये भी नाम आता था, मैंने आपको 14 री बताया था, तो उसमें इसको शामिल किया, लेकिन इसको संस्कृत में नहीं ऐड किया गया। केवल इन दोनों को ऐड करके संस्कृत के स्वर वर्णों को कितना कर दिया गया? 13 कर दिया गया। तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा, है ना। बाकी संस्कृत वर्णमाला महर्षि पाणिनि के 14 महाश्वर सूत्रों पर आधारित है, ऐसा माना जाता है। ऐसी कथा है कि महर्षि पाणिनि जो है भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। भगवान शंकर को मानते थे, महादेव जी को मानते थे। गए भैया पहाड़ पे तपस्या कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे। तो ही उनका मानना था कि जो है कि उन्होंने भगवान शंकर के डमरू की ध्वनि सुनी। तो डमरू की जब ध्वनि सुनी उन्होंने, तो डमरू से जो भी स्वर निकल रहे थे वह उसको लिखित करते गए, वह उसको उच्चारित करते गए। तो उससे माना जाता है कि पाणिनि ने उन स्वरों को जो है, उन वर्णों को जो है कि लिखा है। तो जो माहेश्वर सूत्र है, माहेश्वर यानी महेश द्वारा, महेश किसको बुलाया है? महाधन ईश, महान ईश जो महान है। महेश किसको बुलाया? भगवान शंकर को, भगवान महादेव को बोला गया है ना। तो उन्हीं के नाम पे इस सूत्र का नाम जो है कि माहेश्वर सूत्र पड़ा। माहेश्वर सूत्र है कितने? तो संख्या में 14 है, लेकिन वर्णों की संख्या इसके अंतर्गत ली जाती है, ठीक है ना।
जिसमें प्रत्याहार लिया जाता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो है आपके स्वर आते हैं, बाकी हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके व्यंजन आते हैं। आइए एक एक करके हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा माहेश्वर सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, हो सकता है कि इस बार के एग्जाम में आपके आ जाए, तो माहेश्वर सूत्र एकदम रट जाइए, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे संस्कृत पूछा जाता है तो सबसे पहला पॉइंट आपसे माहेश्वर सूत्र पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे जब अंग्रेजी पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, ए टू जेड सुनाइए, है ना, ए टू जेड की क्या जानकारी होनी चाहिए। हिंदी पढ़ते हो आप तो क से यहाँ पढ़ते हो, संस्कृत में वर्णों की उत्पत्ति होती है माहेश्वर सूत्र से, माहेश्वर सूत्र से। तो दिमाग में रखिएगा कि संस्कृत में अगर वर्णों का नाम लिया जाए, वर्ण कहाँ से, वर्ण क्रम कहाँ से आए हुए हैं, तो माहेश्वर सूत्र से आए हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। आइए देख लेते हैं माहेश्वर सूत्र। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। इसमें सबसे पहले यहां से पढ़ेंगे आप, ठीक है। आयुड़ रिलिक एयोंग एयोच हैवरट लड़ इमंगड़नम झबैय गड़दस जब गड़दस खपछटत च त ट ब कपय शसर ह ल, लास्ट में ह ल है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत यहाँ पे अच प्रत्याहार कहने का सेंस है आपका ये अच, यानी अ से शुरू होता है और च पे खत्म होता है, तो इसके अंतर्गत आपके स्वर आते हैं। क्या आते हैं? स्वर आते हैं। ये स्वर, इसमें आप देखोगे जितने वर्ण हैं आपके स्वर शामिल किए जाते हैं। बाकी यहाँ से पांचवें सूत्र से आपसे अगर पूछा जाए, याद रखिएगा माहेश्वर सूत्र से 100% किसी भी टेट का एग्जाम हो, अगर आप संस्कृत लिए हैं, इंग्लिश नहीं लेकर के संस्कृत ले रखी है आपने, तो संस्कृत में माहेश्वर सूत्र से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न आपके मैक्सिमम से मिनिमम आपके रहने वाले हैं। ठीक है, तो हा जो है हल प्रत्याहार की बात करें, हल प्रत्याहार की, तो यहाँ पे हय वरट लड़ इमंगड़नम झबैय घड़दश जब गड़दश ख फ छ ठ त ज त ट व कपय शसर शसर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह जो है तालव्य, मूर्धा और दंती जो है, और साथ ही र जो है शसर में आएगा, और बाकी हल। बाकी कई बार पूछ देता है, इसको इतना रटे रहिए आप लोग, कई बार पूछ देता है कि किन वर्णों की जो है कि पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति कहने का सेंस है कि दोहराया गया है, कितनी बार कौन कौन से वर्णों को दोहराया गया है, ये चीज पूछ देता है। तो यहाँ का आप ह ले लीजिए और यहाँ का ल ले लीजिए, यानी कि 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक आपका हल प्रत्याहार है, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके व्यंजन आते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही बात करेंगे अगर अच प्रत्यय की, तो आपका अ से लेकर के यहाँ पे च देख रहे हैं, यानी पहले सूत्र से लेकर के चौथे सूत्र तक के अंतर्गत आपका क्या आता है? अच प्रत्याहार। तो अगर आपसे पूछे, देखिए मैं आपको बता रही हूं कि मेरे जो नोट्स होते हैं, बीटीसी के जितने भी नोट्स, मैं बोलती हूँ कि संभाल के रखिएगा, आपको टेट की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम नोट्स बनवा रहे हैं कि आपको टेट का तैयारी नहीं करना है भाई, इतना तय आप समझिए। ठीक है, आपको जो है आपको नोट्स बकायदे बनानी है, और जब आप 4th सेमेस्टर में जाइए, 4th सेमेस्टर से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। सी टेट का, यूपी टेट का, या फिर अदर स्टेट के टेट्स जो हैं आपको देना प्रारंभ कर देना है। ठीक है, तो बाकी आपको बेसिक संस्कृत यहीं से मिल जाने हैं। ठीक है, तो इसको रट जाइएगा। क्या? आयुड़ रिलिक एयोंग अयोच हयवरट लड़ यमंगड़नम झबई। इमंगड़नम जब बोलोगे बड़ा मजा आता है, यहाँ 7वें सूत्र को बोलने में बड़ा ही मजा आता है ना। इमंगड़नम जब बोलेंगे तो इया म अंग अड़ न म, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हर स्पर्शी व्यंजन वर्ग का 5वां तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही आपको 9 भी बस शामिल कर लेना है। यहाँ पे 9 को शामिल कर लेना है। ठीक है, 9 को शामिल करना है, बाकी आपकी पांचों की पांचों नासिक के व्यंजन जो हैं, पंचम अक्षर जो होते हैं हर स्पर्शी व्यंजन वर्ग के, वो इसमें 7वें सूत्र में शामिल है। ठीक, बाकी झबैया घड़धश जब गड़धश, यहाँ पे घ ध है भाई ये। ठीक है, उसके बाद जब गड़धश ख फ छ ठ त थ च त ट व क प य श र हल, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बाकी संस्कृत में वर्ण भेद, जाहिर सी बात है हिंदी की तरह ही जो है कि इसमें भी वर्ण भेद कितने हो गए आपके? 2 हो गए, स्वर और व्यंजन।
डिफरेंस इतना मैंने आपको बताया, भिन्नता हिंदी से बस इतनी ही है कि स्वरों में जो है कि 2 एक्स्ट्रा वर्ण यानी कि अतिरिक्त वर्ण जोड़े गए हैं, जिसमें कि एक बड़ी री के रूप में लिया जाता है, ह्रस्व के रूप में लिया जाता है और री के रूप में लिया जाता है। तो आपका 2 वर्ण जो है कि शामिल किया जाता है स्वर में। पाणिनि ने महेश्वर सूत्र में अच प्रत्याहार के अंतर्गत स्वर और हल प्रत्याहार के अंतर्गत व्यंजनों का वर्णन किया है। ये संस्कृत के वर्ण भेद है। ठीक, बाकी इसमें आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपने हिंदी अच्छे से पढ़ रखी है, तो संस्कृत पे आपका बहुत अच्छे से कब्जा है, इतना समझ के चलिए। थोड़ा बहुत भिन्नता रहेगी, उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, वो आपको याद करना पड़ेगा। कब रूप जब पढ़ेंगे, आप विभक्ति पढ़ने वाले हैं और लकारों में कैसे बनाना है ना, रूपों को लेकर के चलना है। और बाकी संज्ञा सर्वनाम के जो रूप हैं चलते हैं आपके, है ना, विभक्ति वचन में, वो थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। उसमें भी आप लोग एक बार जब कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्या, एक पैटर्न पकड़ लेंगे याद करने का, कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगी मैं, यहाँ पे एक पैटर्न पकड़ लेंगे याद करने का, तो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे स्वर का और व्यंजन का। तो स्वर आपको पता ही है कि ह्रस्व है, दीर्घ है, स्पर्श। यहाँ व्यंजन में आपका क्या क्या है, स्पर्श व्यंजन है। अच्छा, इसमें एक और शामिल कर लीजिएगा, इसमें प्लूत को भी शामिल कर लीजिएगा, यहाँ पे आया नहीं है, इसमें प्लूत को भी शामिल करना है आपको। ठीक है, संस्कृत में प्लूत को भी जोड़ा गया है, प्लूत को भी जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें 3 मात्रिक का समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। अब यहाँ पे ह्रस्व में कौन कौन से आ रहे हैं, आपको अभी तक हिंदी में क्या पढ़ रहे थे, अ ई उ री जो है ह्रस्व में आता था, लेकिन री को भी आप लोग शामिल कर लीजिएगा अब जो है कि संस्कृत में। ठीक है, दीर्घ स्वर में आपको बाकी जैसे आपका हिंदी का था वैसे ही लेके चलना है। ठीक है, और इसमें दीर्घ री जो है, ये जो है री, वो दीर्घ री है। ठीक है, ह्रस्व नहीं है, दीर्घ री है। तो यह जो है कि आपका दीर्घ री कहने का मतलब, बहुत लोग इसको डबल ऐसे कर देते हैं, री का लटका देते हैं, ऐसा नहीं है, इसको ऐसे दीर्घ री के रूप में जाना जाता है। तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक छोटी री बड़ी री, ऐसे मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, छोटी री बड़ी री कहा जाता नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। बाकी व्यंजनों की बात करें तो आपके स्पर्श व्यंजन शामिल हैं, क से आपके मौ तक स्पर्श व्यंजन यहाँ पे शामिल किए गए हैं, ये तो मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। ये है आपका क वर्ग, ये है आपका क्या, क वर्ग, ये है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अंतःस्थ व्यंजन में जैसे हिंदी में आपके अंतःस्थ व्यंजन थे य और ल व हैं, और उष्म व्यंजन आपके श श श में आपका तालव्य श, मूर्धा स, दंती स और ह को शामिल किया गया है। तो ये जो है वर्णों के भेद के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद है समझ में आई होगी। हिंदी क्लास आपने अच्छे से ले रखी है तो आपके लिए काफी उपयोगी कक्षा होने वाली है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजनों का भी नाम आता है। तो हिंदी में आपने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े, हिंदी में आपने 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े, लेकिन इसमें 2 आपको और एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, आपको समझना है। जैसे कि छ, त्र, श्र आपने हिंदी में पढ़ रखी है ना, छ के बारे में, श्र के बारे में, ज्ञ के बारे में, त्र के बारे में आपने हिंदी में पढ़ रखी है ना। जिसमें आपका यह जो है कि व्यंजनांत क है आपका, और ये श है पूरा वर्ण स्वरों के साथ, तो ये मिलकर के आपके क्या बनते हैं, श बनते हैं। श्र इस प्रकार बनेगा, ज तथा य से ज्ञ बनेगा, तत्तर। इसमें ये जो दो हैं ये आपके एक्स्ट्रा हैं, इसको ऐसे द्य लिखा, विद्यालय होता है ना, विद्यालय, 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 उसमें जो द्य है वह यही है। ठीक है, इसको इसी तरीके से लिखा जाता है। ये आपका जो ये मैं बना रही हूँ ना, इस प्रकार से है, य पूरा होता है, द आधा होता है, द आधा होता है, य पूरा होता है, याद रखिएगा। तो ऐसे करके ये बनता है, ऐसे होता है, ये द होता है आधा और या पूरा होता है, इस प्रकार से द्या होता है। तो द्या है आपका इस प्रकार। दो की भी बात करें तो सेम आप ऐसे बनाते हो, दो बनाते हो ऐसे। तो ये जो देखते हैं ना आप, दो बड़ा सा लगेगा कि द ही पूरा है, द पूरा नहीं होता, द आधा होता है, द आधा होता है और वह पूरा होता है, याद रखिएगा। यहाँ से आप समझिएगा चीजों को, ठीक है। तो ये यहाँ हलंत लगा लेना, यहाँ पे पूरा द नहीं था, यहाँ पे हलंत था, ठीक। तो संयुक्त व्यंजन में आपको ये कुछ आपको वर्ण दिखाई दिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा आपका शिक्षण का भाग है, समझ लेते हैं। दिखाई दे रही है नहीं, जितने लोग भी लाइव एक बार बता दें, आवाज वगैरह क्लियर है ना।
देखिए संस्कृत शिक्षण का महत्व क्या है, थोड़ा सा लिख लीजिए, हो सकता है इस चैप्टर में पूछ दे। इस चैप्टर से अगर प्रश्न आते तो एक आध प्रश्न शिक्षण से हो सकता है आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कुछ पॉइंट्स, कुछ बिंदु जो है कि ऐड कर दिए इसमें। संस्कृत शिक्षण का महत्व क्या है, तो संस्कृत साहित्य में भारत के सुंदरतम अतीत की झांकी मिलती है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद से जो है कि लिया गया, जितने वेद लिखे गए संस्कृत में लिखे गए, वो वैदिक संस्कृत कहलाए, है ना, वो वैदिक संस्कृत कहलाए। तो अतीत की झांकी मिलने का मतलब है कि हमारे प्राचीन इतिहास क्या थे, इसकी झांकी मिलती है यहाँ पे, ठीक है। अगली बात करें तो संस्कृत साहित्य बहुत व्यापक है। साहित्य, दर्शन, विज्ञान, ललित कलाएं, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि के अध्ययन के लिए संस्कृत का ज्ञान बहुत आवश्यक है। भारत में आर्य भाषा संबंध समस्त विकास का स्रोत यही भाषा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है ना, कई बार मैं क्लास के दौरान भी मैं कई बार बताई हूँ संस्कृत के महत्व को। भाषा वैज्ञानिक की खोज के आधार पर ही विश्व की समस्त भाषाओं की जननी यही भाषा आता है, इसका बड़ा ही महत्व है। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे, जॉर्ज ग्रियर्सन आयरिश जो है कि अधिकारी थे। भारत में इन्होंने बहुत ही व्यापक रूप में इस पे काम किया है। हिंदी भाषा के साहित्य पे के इतिहास पे भी इन्होंने लिखा है ना, और उसमें संस्कृत का बड़ा ही अनमोल जो है कि वर्णन किया है, संस्कृत को बहुत ही रिच बताया है, ठीक है। बहुत ही जो है कि बताया है कि संस्कृत की वजह से भारत का जो है कि क्या अस्तित्व है, भारत की महत्व को बताया उन्होंने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ठीक है। आयरिश आयरलैंड से थे वो, ठीक है। और यहाँ पे जो है भारतीय सिविल सर्विस ऑफिसर भी रहे वो, है ना, इंडियन सिविल सर्विस में भी काम किया उन्होंने। साथ ही व्यापक तौर पे भारतीय दर्शन को समझते हुए, भारतीय इतिहास को, भारतीय साहित्य को समेटे हुए सारी चीजों का इन्होंने व्यापक जो है कि अपना परिचय दिया है खोज का, ठीक। बाकी अगर इस पर बात करें तो भाषा वैज्ञानिकों की खोज के आधार पर ही विश्व की समस्त भाषाओं की जननी है। भाषाओं की जननी है, जाहिर सी बात है, काफी प्राचीन भाषा कहा जाता है इसको। मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास और बौद्धिक विकास हेतु संस्कृत का ज्ञान नितांत आवश्यक है। नितांत यानी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। तो ये कुछ शिक्षण के महत्व है, 5 बिंदु इस पे मैंने लिखे। अब ये देखिए, ये है आपको रटना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं कुछ कराने जा रही हूँ और प्रतिदिन और लगभग जो है कि मैं इसका वो करा दूंगी, प्रैक्टिस सेट करा दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। फ्यूचर क्रिएटर्स पे जो है कि आप लोग का इसका क्लास चल जाएगा, ढेर सारे प्रश्न इसके करा देंगे, मैं बना बना के भी करा दूंगी ताकि आपका तैयार होता जाएगा। लेकिन कुछ आज हम लोग पढ़ लेते हैं। आज का होमवर्क आपका रहेगा, जितने लोग भी क्लास जब भी देखेंगे, रिकॉर्डेड भी देखेंगे, जितने लोग भी देखेंगे, आज रट जाइएगा, आज का आज रट जाइएगा, इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। तो आइए समझ लेते हैं कुछ पशुओं के नाम संस्कृत में, ठीक है। जानवरों के नाम संस्कृत में क्या होते हैं, ठीक। कुछ आपको चीजें जो है ना अजीब लगेंगी, मतलब लगेगा इसको ये भी कहते हैं, यह भी कहते हैं, इनको आपको पता भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं इसमें जिनका आपको पता भी नहीं होगा कि यह भी इन्हें कहा जाता है ना। लेकिन और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अगर आप जानेंगे कि क्या इसका यह भी नाम है, तो इस वजह से जो है इनके नाम और भी रुचिकर आपके लिए हो जाने वाले हैं। तो खरगोश को संस्कृत में क्या बोलते हैं, शस्कः बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शस्क, यहाँ पे विसर्ग लगा लीजिएगा, ठीक है। खरगोश को संस्कृत में शस्कः बोला जाता है। भैंस को महिषी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, महिषी बोलते हैं, कलुषा बोलते हैं। कलुषा काली है ना, वो काली है इसलिए कलुषा बोला जाता है। महिषी याद है आपको, महिषासुर, महिषासुर याद है, भैंसा पे बैठ के गया था, है ना, इसीलिए नाम उसका महिषासुर हुआ, ठीक है। महिषी भैंस को बोला जाता है। गीदड़ किसको, श्रृगालः बोलते हैं। गीदड़ को श्रृगालः बोलते हैं या फिर गोमायु बोला जाता है। गीदड़ को श्रृगाल और गीदड़ी को श्रृगाल में ई की मात्रा लगा दीजिए, श्रृगाली बोलते हैं या फिर शिवा भी बोला जाता है गीदड़ी। भेड़ को मेष, आप राशि पढ़े होंगे, राशि पढ़ते होंगे, जो राशि पढ़ा जाता है ना, मेष राशि, कन्या राशि, मिथुन राशि आपने पढ़ी होगी, जानते होंगे। तो उसी प्रकार जो है कि आपका भेड़ में आपने देखा होगा मेष, हमेशा वहां पे मेष का अर्थ होता है भेड़, ठीक है ना। तो मेष जो है भेड़ को, लोमड़ी को लोमशः बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोमशः। देखिए आज नोट्स बनाइएगा, आज ही याद करिए, मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को, ठीक है ना। बाघ को व्याघ्र बोलते हैं। पर्यायवाची में मैं कई बार पढ़ाई हूँ आपको, व्याघ्र भी और शार्दुल भी बताया मैंने, शार्दुल भी होता है। अभी आरओ के एग्जाम में पूछा था यह प्रश्न, डायरेक्ट पूछा हुआ था कि सिंह के पर्यायवाची इनमें निम्नलिखित में से कौन से, उसमें शार्दुल जो है कि ऑप्शन दिया हुआ था। बताइए
इस लेवल के एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो आप जो है इन चीजों को छोड़ा मत करें, आप याद कर लिया करें। तो बाघ में जो है व्याघ्र, शार्दुल, सुअर को शूकर कहते हैं या फिर वाराह भी कहते हैं, वाराह अवतार भी होता है, विष्णु का वाराह अवतार भी है, आपको पता है ना। तो वाराह जो सुअर के रूप में जो है कि कहा जाता है। घोड़ा को घोटक बोलते हैं, अश्व बोलते हैं, सप्तेह बोलते हैं, वाजिन बोलते हैं, और हयः भी बोला जाता है, सैंधव भी बोला जाता है, सैंधव, ठीक है, संस्कृत में सैंधवम बोला गया है। तो ये कुछ जानवरों पशुओं के नाम हैं, बाकी और भी बहुत सारे हैं, उसका मैं प्रैक्टिस कराऊंगी आपको प्रतिदिन जो है कि 4 से 5 क्लास के अंत में दे दिया करूंगी, उसको आप बांट करके याद करते जाइएगा। थोड़ा सा कम रहेगी, इकट्ठे दूंगी तो इकट्ठे नहीं याद, लेकिन इसको आज आप लोग HW ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, याद कर जाना हर हालत में। प्रश्न अच्छे खासे आते हैं इनसे, ध्यान रखिएगा। ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, साथ ही जो है कि लिखने के लिए भी आता है। 4 पशुओं के नाम लिखिए, या फिर जानवरों के नाम दे देगा, बोलेगा इनका हिंदी लिखिए, या फिर हिंदी दे देगा, बोलेगा संस्कृत लिखिए इनका, याद रखिएगा। अब कुछ पक्षियों के नाम दिखाई दे रहा है, हल्का दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। अब और क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी ठीक हो गया, अभी सही हो गया होगा। चलिए, चलिए यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, फिर आपको पीडीएफ तो मिलना ही है, पीडीएफ मिलेगा ना, तो पीडीएफ से आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पे मयूरह, मोर को क्या बोलते हैं, मयूरह बोला जाता है। गरुड़ को क्या बोला जाता है, शेन, यहाँ पे क्या है, शेन बोला जाता है, शेन। शेन में आप देख पा रहे होंगे तालव्य श है और य है, शेन बोला जाता है। पता था आपको आज से पहले, आज से पहले पता था, नहीं पता रहा होगा। शुका बोला जाता है तोता को, इसको कीरा भी बोलते हैं, इसको कीरा भी बोला जाता है। चटका बोला जाता है गौरैया को। उष्ट्र पक्षी, ऊंट के समान गर्दन होती है, इसी वजह से इसको उष्ट्र पक्षी बोलते हैं। उष्ट्र ऊंट को बोला जाता है, इसी वजह से उष्ट्र पक्षी बोला जाता है। शुतुरमुर्ग को याद रखिएगा। उल्लू को, उल्लू का बहुत टफ नहीं है, इसका संस्कृत आप पा सकते हैं, लेकिन बुलबुल को कलापी भी बोलते हैं, कलापी भी बोला जाता है। बत्तख को वर्तिका बोला जाता है। एक बात याद रखिएगा, वर्तिका बत्ती को भी बोला जाता है, बत्ती की तरह इसका मुंह है ना, फुल बत्ती जो जलाई जाती है, बत्ती जलाई जाती है ना, उसी की तरह इसके मुख होने के कारण इसको वर्तिका बोला जाता है संस्कृत में, बत्तख को, ठीक है, ऐसे याद कर लो। कौवा को काका, कबूतर को कपोत बोला जाता है, कपोत बोला जाता है। हंस को हंस ही बोलते हैं। मुर्गी को कुकटी बोलते हैं, कुक्कुर, कुक्कुर से कुकटी याद कर लो, ठीक है ना। मुर्गी को कुकुटी बोलते हैं, मैना को सरिकाह बोलते हैं, चमगादड़ को देखिए जतुकाह बोलते हैं, चमगादड़ को क्या बोलते हैं, जतुकाह बोला जाता है। सारस को सारस बोलते हैं। हुदहुद को पुत्र प्रिय बोला जाता है, बच्चों से बड़ा ही प्रेम करते हैं ये, इसी वजह से हुदहुद नामक पक्षी आपने देखी होगी, बहुत घने जंगलों में देखने को मिलते हैं ये, है ना। हुदहुद को पुत्र प्रिय बोला जाता है। राजहंस को तो राजहंस बोलते हैं। बटेर को बर्तक बोला जाता है। राम चिरैया है, राम चिरैया उसको मीन रंग बोलते हैं। कोयल को कोकिला बोला जाता है। सारा का सारा मैंने आज लिखाया नहीं है, बट इतना आज का होमवर्क रहेगा, जितने भी पशु पक्षी और समान वस्तुओं के नाम होंगे और कुछ संबंधों के नाम जो दूंगी, उसको आपको आज के आज याद कर लेना है, ठीक है। अगला, यह कुछ अनाजों के नाम है, ये कुछ अनाजों के नाम है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये है, जौ को यवह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यवह कहा जाता है, यवह, ठीक है। अरहर को तुअरी, तुअर का दाल आपने सुना होगा, बहुत जगह अरहर के दाल को तुअर का दाल बोलते हैं, तो तुअरी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अरहर को क्या बोलते हैं, आढ़की या फिर तुअरी भी बोल सकते हैं।
तिल को तीला बोलते हैं, आटा को अट्ट बोला, अट्ट चूर्ण बोला जाता है, ठीक है, अट्ट या फिर चूर्ण बोला जाता है। ये दाल है, म कुछ नहीं, ये दाल, दाल जो खाते हो ना, पल्सेस दाल जो खाते हैं आप, उसको दुई दाल, क्योंकि तोड़ने पे उसके दो हिस्से हो जाते हैं, दुई दाल हो जाता है, इसीलिए इसको दुई दाला बोला जाता है, दाली बोला जाता है। दुई दलम, दुई यानी कि दो, दो दल यानी कि हिस्सा, दो हिस्से में बढ़ जाने वाला द्विदलम कहा जाता है। उड़द को माशह बोलते हैं, माशह बोला जाता है। बाजरा को बजरक, बर्जरी, प्रियंगो भी बोलते हैं। गेहूं को गोधुम बोलते हैं, मक्का को मकाय, मकीजह बोलते हैं, चना को चड़क भी बोलते हैं। इसका तो मैंने तद्भव तत्सम भी कराया बहुतों का, जौ का कराया है, तिल का कराया हुआ है ना, गेहूं का कराया है, चना का कराया है, ठीक है, चावल का कराया हुआ है, मूंग का कराया हुआ है, बेसन का कराया हुआ है, इसका तद्भव तत्सम भी मैंने कराया हुआ है हिंदी क्लास में। चावल को तंडुल, मसूर का मसूर, मूंग को मूंग, मूंग इस प्रकार लिख देना है आपको, थोड़ा सा मात्रा जो है कि वर्णों को भिन्न करके लिखना है। बेसन आपको पता है किसका बना होता है ना, चना का, चना को पीस के बनाया जाता है, इसीलिए इसको चणक चूर्णम कहा जाता है, चणक चूर्णम इसीलिए इसका नाम है, ठीक है। तो ये जो है कुछ अनाजों के नाम यहाँ पे है। शाक यानी सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, ठीक है, सब्जियों के नाम। अरबी आप खाते हैं, अरबी तो हम लोग नॉर्मली भी बोलते हैं ना, हिंदी भाषा में जो अरबी बोला जाता है, अरबी की सब्जी, अरबी का पत्ता भी देखते होंगे आप, पत्ते का पकौड़ी वगैरह बनता है ना, बरसात और साथ में तो बड़ा ही मजेदार बनता है, जो क्या तो बोलते हैं उसको हिंदी में, जो कढ़ाई में उबाल करके जो फिर उसके बाद पकौड़ी तल के बनती है, उसको क्या बोलते हैं, आपको पता है हल्का, क्या बोलते हैं, जो पत्ती पे बेसन लपेट के, उसको देसी भाषा में क्या बोलते हैं भाई, अभी हम दिमाग से उतर गया अभी, ठीक है, उसको अरबी के पत्ते से बनाया जाता है ना। अरबी को संस्कृत में रसिकालू या फिर आलू की बोला जाता है। रीजन है कि ये आलू की तरह ही दिखता है, आलू की तरह दिखता है, इसलिए इसको रसिकालू या फिर आलू की बोलते हैं। अर्द्रक का मैंने कई बार क्लास में करा रखा है, आर्द्रकम बोला जाता है। आलू को आलू बोला जाता है, मात्रा देख लीजिए, ये बड़ा ऊ है हिंदी में, छोटा ऊ रहेगा संस्कृत में। ककड़ी या फिर खीरा को करकटी बोलते हैं, चरवटी बोलते हैं। कटहल को पनसम बोलते हैं। कद्दू को कुष्मांड बोला जाता है, कुष्मांडा देवी का नाम भी आप सुने होंगे, है ना। तुम्बी भी बोला जाता है इसको, तुम्बी, है ना। आपको पता है छत्तीसगढ़ वगैरह के क्षेत्र में तुम्बी का जो है वो बनाया जाता है, क्या बोलते हैं वो, सांप सपेरा लोग लेकर के जो घूमते हैं ना, तुम्बक, इसी चीज का बना होता है, सुखा करके इनका बना होता है, लौकी का भी। करेला को कारवेलम बोलते हैं, कारवेलम करेला को। गोभी को गो जिहवा बोला जाता है, गो जिहवा, जिहवा से जीभ, गो जिहवा, ठीक है। टमाटर को रक्त वृंतकम बोला जाता है, क्यों, क्योंकि रक्त यानी कि रेड कलर का है, रक्त के समान है, खून के समान है, इस वजह से। चुकंदर को पालंग या फिर पालंग शाक बोला जाता है। मूली को मूलिका लगा लीजिए, मूलकम, ये इजी है, ये याद हो जाएगा। फलों में आए अगर, तो अनानास को अनानासम बोलते हैं, इसको पार्वती फल भी बोला जाता है, कहीं कहीं पार्वती फलम भी लिखा रहता है ऐसे, तो उसको गलत मत मानिएगा, कई जगह लिखा रहता है, पार्वती फलम बोलते हैं इसको, ठीक है, पार्वती फलम वैसे ऐसे लिखना है इसको। अनार को दाड़िम बोला जाता है। नाशपाती को अमृत फलम बोला जाता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, कई जगह आप सर्च करेंगे, कई किताबों में मैंने देखा है कि अमरूद को अमृत फलम बोला गया है, अमरूद को अमृत फलम बोला गया है कई जगह, है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कोई यहाँ का शब्द ही नहीं है ना, अपने देश का शब्द ही नहीं है अमरूद, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो याद कर लीजिएगा, बीज पूरम कहा गया, नाम दे दिया गया। खरबूजा को वृत्त करकटी बोला जाता है। अब यहाँ पे करकटी किसको बोला गया था, खीरा को बोला गया था कि नहीं, करकटी, ये वृत्त करकटी यानी कि सर्कुलर है, गोल है, ठीक है, काम वही करता है जो ये करता है। अंगूर को द्राक्षा फलम बोलते हैं, या फिर द्राक्षा भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं। खरजूर में खरजूर भी बोला जाता है इसको, खरजूर, खरजूर ऐसे भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अजीर को अंजीरम, आंवला को आमलकम, अमरूद को बीजपुरम, करौंदा को करमर्दकम। पता है करौंदा खट्टा होता है बिल्कुल, अचार वगैरह बनता है,
है ना। कनौदा को करमर्दकः बोलते हैं या फिर आमलकी बोलते हैं। अखरोट को क्या बोलते हैं? अक्षोटम बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये फलों के नाम और सब्जियों के नाम हो गए आपके। आइए बाकी संबंध के वर्ग। संबंध के वर्ग कहने का तात्पर्य यहाँ पे है संबंध वगैरह को क्या बोला जाता है। चाची को पितृव्या बोला जाता है। चाची को क्या बोलते हैं? पितृव्या। और चाचा को क्या बोलते हैं? लिखा नहीं होगा यहाँ पे। चाचा को पितृव्य। ठीक है, चाची को पितृव्या बोला जाता है। बेटी का बेटा है, अगर बेटी का बेटा है तो उसको दोहित्र बोला जाता है। संस्कृत में क्या बोलते हैं? दोहित्र बोला जाता है। छोटी बहन को अनुजा, छोटा भाई है तो अनुज, छोटा भाई है तो अनुज। ये छोटा भाई हो गया, छोटा भाई। भाभी को भ्रातृजाया भी बोलते हैं। भ्रातृज भी, भ्रातृज आपका हो जाता है भ्रातृजाया। ठीक है। जमाई, दामाद को जामाता बोलते हैं, तो आपको पता है जामात्रे भी बोला जाता है। भतीजा को भ्रातृज बोलते हैं। भ्रातृज, भ्रातृजा से आप भाभी का ही लड़का है, इसी वजह से भ्रातृजा होता जाता है यहाँ पे। जेठानी को ज्येष्ठा और जेठ को ज्येष्ठ बोलते हैं। जेठ को ज्येष्ठ बोला जाता है। ठीक। मामा को मातुलह बोलते हैं। जेठ को यहाँ पे बता ही दिया। मामी को मातुली। ताऊ को तात बोला जाता है। यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ पे देख लीजिए, नाती को साइड में कर दिया गया है। नप्ता या फिर नप्त्री बोलते हैं। नप्ता या फिर नप्त्री। ठीक है। नाती को बोला जाता है। बेटा का बेटा जो है, बेटा का जो बेटा रहेगा उसको नप्ता या फिर नप्त्री बोला जाता है। ठीक। अच्छा, अब ये तो आपके लिए हो गया, ये तो आपके लिए हो गया। लेकिन यदि आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ गया, आप बच्चों को क्या विधि से पढ़ाएंगे? बच्चों के लिए क्या विधि का प्रयोग करेंगे आप? बच्चों को कैसे सिखाएंगे कि इनको याद करो बेटा? तो इनकी कुछ विधियां दी हुई हैं। इनकी विधियां यहाँ पे दी हुई हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए आप क्या प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला मेथड वार्तालाप विधि करना चाहिए। सबसे पहला मेथड क्या होना चाहिए? सबसे पहली विधि वार्तालाप करवाइए उनसे, है ना। चित्र विधि, चित्र दिखाइए। चित्र दिखाएंगे और अच्छे से याद हो जाएगा उसको, क्योंकि वो रुचि लेगा। इमेजेस, आपको पता है बच्चे जो है कि चित्रों में, कहानियों में ज्यादा रुचि लेते हैं। तो चित्र विधि से उनको जो है कि इन चीजों को याद कराइए। प्रश्नोत्तर विधि, प्रश्न उत्तर करवाइए। छोटे छोटे वाक्यों को दोहराइए। प्रोजेक्ट दीजिए करने के लिए, जितना ज्यादा हो आप उन्हें प्रोजेक्ट दीजिए करने के लिए। कोई विषय वस्तु से संबंधित कुछ उनको बोल दीजिए। मान लीजिए कि बेटा तुम घरेलू जानवरों के विषय में जो है कि आपको कुछ बना करके, उनके चित्र वगैरह बना करके लेके आने हैं, या फिर उनके विषय में जानकारी। आपके आसपास कितने किन किन घरों में जो है कि घरेलू पालतू जानवर, कौन कौन से पालतू जानवर पाए जाते हैं, उनके नाम लिस्ट बना करके लेके आइए। अब वो बच्चा खोजेगा, अपने अगल बगल पड़ोसियों को खोजेगा, उनके घर जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से भी जो है कि संस्कृत में, उसको संस्कृत में यह कार्य दीजिए तो वह सीखेगा। ठीक है। जैसे वार्तालाप में आप क्या क्या करवा सकते हैं उससे? वार्तालाप में आप क्या क्या करवा सकते हैं? संस्कृत सीखने सिखाने के लिए भी प्रशिक्षु यानी कि टीचर की बात की जा रही है, इसी विधि का चयन करते हैं। भाषा सीखने के चरण में पढ़ना लिखना, सुबोपली मैंने आपको बताया, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये क्रम होता है। सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अतः इसी के आधार पर पहले शिक्षक को अपने आसपास की चीजों, पशु पक्षियों को संस्कृत में बताना चाहिए। कक्षा में टीचर को जो है, शिक्षक को जो है, आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दैनिक व्यवहार, शिष्टाचार से संबंधित संस्कृत शब्दों में बातचीत करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए। इसके बाद ही वह बालक को दो समूहों में बांटकर उसके आसपास की चीजों व पशु पक्षियों के नाम स्थानीय बोली के माध्यम से एक समूह से बोलने को कहें एवं दूसरे समूह से उन वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम बोलने को। इस तरह बच्चे उनके संस्कृत नाम याद कर लेंगे और उनसे जुड़ जाएंगे। जैसे एक ग्रुप बनाइए, दूसरा ग्रुप बनाइए, दो ग्रुप बनाइए, ग्रुप ए ग्रुप बी, और उसमें आपको जो है समूह क समूह ब ऐसे कर लीजिए। ठीक है। तो आप जो है समूह क से बोलिए बेटा, आप हिंदी में नाम लीजिएगा पशु का, और समूह ब उसका उत्तर देगा, वो बोलेंगे सब। तो एक समूह का बच्चा बोलेगा कि खरगोश को क्या बोलते हैं, तो दूसरे समूह का बच्चा क्या बोलेगा? शशकः बोलते हैं। एक समूह का बच्चा बोलेगा लोमड़ी, दूसरा बोलेगा लोमशः।
ठीक है, इस प्रकार वह जो है कि याद करते हुए जाएंगे। चित्र विधि के माध्यम से सबसे सुंदर विधि है, बच्चा और इंटरेस्ट के साथ सीखता है। किसी विषय से संबंधित वस्तु का चित्र देखने के बाद बालक आसानी से उस विषय से जुड़ जाता है और शिक्षक सरलता से अपनी बात को उसको समझा लेता है। चित्र विधि से आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों की संस्कृति नाम से परिचित कराने के लिए चित्र में दिख रहे जानवर, पशु पक्षी, घरेलू तथा आसपास के सामानों का नाम बालकों से शिक्षक पूछें तथा उनके हिंदी नामों का क्रम से संस्कृत नाम के रूप में बातचीत के माध्यम से परिचित कराए। तो इस प्रकार चित्र विधि के माध्यम से भी वह क्या कर रहा है, सीख रहा है। अगली बात, प्रश्नोत्तर विधि क्या है? बालक स्वाभाविक रूप से चित्र को देखकर प्रश्न करते हैं, इसलिए प्रशिक्षु प्रश्न करने का उन्हें पर्याप्त मौका देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे क्वेश्चनिंग करके, प्रश्न करके, एक दूसरे से पूछो, उंगली रख करके ये क्या है बताओ, ये क्या है बताओ, तो बच्चा जो है कि बार बार बताएगा। बाकी इस विधि को भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला और लास्ट आज का प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में क्या करना है, शिक्षक आसपास की वस्तुओं का वर्गीकरण, शीर्षक, उपशीर्षक निर्माण करें। जैसे कि शीर्षक दे दें उसको, क्या शीर्षक देना है, अस्माकं परिवेशः, हमारा पर्यावरण या फिर हमारा वातावरण, है ना, परिवेश यानी कि वातावरण, ऐसा शीर्षक दे दीजिए और उसको बोलने के लिए बोल दीजिए संस्कृत में, या फिर कुछ लिखने के लिए संस्कृत में दे दीजिए, है कि नहीं। एक उपशीर्षक दे दीजिए, अस्माकं जीव जंतवः गौ वृषभः काकः मीनः, दे दीजिए हमारे जीव जंतु, अस्माकं है हमारे जीव जंतु, जैसे कि गाय हो गए, बैल हो गए, ठीक है, काका है ये कौआ है, मीन है मछली है, हमारे पेड़, हमारे वृक्ष, आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, केले का वृक्ष, अस्माकं यातायात साधनानि, हमारे यातायात के साधन, हमारे यातायात के साधन जैसे कि रेल यानम, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को संस्कृत में क्या बोलेंगे, रेल यानम। रेल तो अंग्रेजी ले लिया है, ये वर्ण संकर शब्द है लेकिन ठीक है। ठीक, तो ये था आपका पहला अध्याय और आपका पहला चैप्टर आज खत्म हो चुका है संस्कृत का। पहले चैप्टर में बस इतना ही है। ठीक है, पहला चैप्टर समाप्त हो गया, इसका नोट्स बना लीजिएगा। इससे आए हुए कुछ प्रश्न यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, इसका सारे लोग आपको सभी को इसका आंसर करना है। अपने आसपास को ये चैप्टर खत्म होने के बाद, चैप्टर समाप्त होने के बाद या अध्याय समाप्त होने के बाद लास्ट में इन प्रश्नों का उत्तर आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस रिवीजन के समय केवल प्रैक्टिस करना रह जाएगा। अपने आसपास के किन्हीं 5 वस्तुओं, पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में लिखने, 2016 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 6 शब्दों के संस्कृत नाम लिखने। अब चुनना है आपको, कोई 6 इसमें से लिख लो जिसका जिसका तुमको आ रहा होगा। जैसे घोड़ा को कुत्ता, हिरण, बकरी, कोयल, चिड़िया, पेड़, तरबूज, लड्डू, अनार। ये 2016 में, कितना इजी क्वेश्चन है ना। आप अगर याद कर लिए हैं सारी चीजों को तो ये आपके लिए काफी आसान है। ठीक है, कोई 6 नाम लिखने हैं इसमें। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों की हिंदी लिखनी है। खगा को, कुंजर को, दाडिम को, गोधुम को, सरसीजम को, नकुला, पिपलिका, अश्वत्थम में से आपको इनके संस्कृत हिंदी में लिखना है। इसको 2017 में आया हुआ है। निम्नलिखित संस्कृत शब्दों को हिंदी में लिखिए। वही आपका गोधुम, तक्रम, द्राक्षा, कदली फलम, द्विदलम, द्विदलम को भी बताया मैंने आपको, बद्री फलम, लोचनम, पंकह, है ना, लोचनाक को बोलते हैं, पंका कीचड़ को बोलते हैं। 2018 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखना है आपको। शसका हो गया आपका, द्राक्षा हो गया, वृषभा हो गया, चिक्रोड हो गया। देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, किन्हीं 4 फलों के नाम संस्कृत में लिखने हो जाएगा। 2022 में पूछा गया है, फलों के नाम मैंने इतने सारे लिखवा दिए हैं। कोई 4 फल का नाम संस्कृत में लिखना है। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। सारे भागों का नाम लिख दीजिएगा, ये मत कि खाली 2 लिखकर छोड़ देना, 2 लिख के छोड़ मत देना, उसके विषय में लिखना है आपको। ठीक है, संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखना है। 2023 का प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र से इस बार भी प्रश्न आएगा, तय है। ठीक है, तो आप लोग याद कर जाइएगा 100%, जो भी कराया है मैंने अभी आज। ठीक, तो अध्याय खत्म होने के बाद इन पे प्रश्न उत्तर इनका कर लीजिएगा, मैंने लिखवा दिया है। ठीक, बाकी पहला चैप्टर आप लोग का खत्म और अगला क्लास आप लोग का अध्याय 2 पे होगा, संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। इस पे हम लोग अगली कक्षा शुरू करेंगे। ठीक है, बाकी उम्मीद है चीजें समझ में आई होंगी। होमवर्क आप लोग को आज का दी हूं मैं। जितने लोग भी लाइव हैं और जितने लोग भी क्लास रिकॉर्डेड देखेंगे वो सारे होमवर्क के रूप में फलों के नाम, सब्जियों के नाम, संबंधों के नाम और पशु और पक्षियों के नाम जितना मैंने लिखवाया आज याद हो जाना चाहिए। फिर और भी मैं डेली क्लास में 5-5 लास्ट में ऐड करती जाऊंगी, तो पेज छोड़ दीजिएगा। पहले चैप्टर के लिए 3-4 पेज छोड़ देना है आपको। ठीक है, 3-4 पेज छोड़ दीजिएगा, 2-3-4 पेज छोड़ दीजिएगा कि और लिखवाऊंगी तो उसमें और ऐड करते जाइएगा।
जैसे पशुओं का नाम, तो एक पेज उसके लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना, जितना हो सकता है एक्स्ट्रा लिखवाऊं तो उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। ये काम जरूर कर लेना, तो होमवर्क के फॉर्म में आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद आप सभी को।